नमस्कार, बहस के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल पांडे। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और जम्मू कश्मीर की नेता ने एक बार फिर कश्मीर के हालात को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के मौजूदा हालात को दुनिया की सबसे खतरनाक जेल ग्वांतानामो बे से भी बदतर बताया है। इससे इतर महबूबा मुफ्ती ने G20 के आयोजन को लेकर कश्मीरियों को जेल में डालने के आरोप भी लगाए। महबूबा ने कहा, शक के आधार पर दक्षिणी कश्मीर के लोगों को बेवजह टॉर्चर किया जा रहा है, लेकिन उन पर आरोप क्या है यह भी नहीं बताया जा रहा। इसके अलावा महबूबा ने पुंछ हमले को लेकर भी सवाल उठाए। पूछा, इतनी सुरक्षित जगह पर आतंकी हमला कैसे हो गया? महबूबा ने वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने महबूबा से पूछा कि अगर कश्मीर जेल है तो फिर वहां पर्यटन कैसे बढ़ रहा है। निर्मल सिंह ने कहा कि महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान को पसंद आने वाला बयान देती हैं और वो लाशों पर राजनीति करना बंद करें। सवाल ये उठता है कि महबूबा ने जम्मू कश्मीर के हालात की तुलना दुनिया के सबसे खतरनाक जेल से क्यों की? ये उनके दर्द से जुड़ा सवाल है या फिर उनकी सियासत का हिस्सा है? सवाल यह भी है, जम्मू कश्मीर में G20 के आयोजन से वैश्विक स्तर पर कश्मीर की नई तस्वीर उभरने वाली है। क्या उसके सहारे वहां के हालात पर सवाल उठाना महबूबा के सियासी प्लान का बड़ा हिस्सा है? और सवाल यह भी है कि अगर कश्मीर में सब कुछ नया है, सब कुछ ठीक है, तो फिर वहां जंजीरों के साए में जिंदगी के आरोप क्यों लगते रहे हैं? हर एक सवाल पर ठोकेंगे ताल, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। मेरे ख्याल में ग्वांटानामो से भी ज्यादा बदतर यहाँ के हालात हैं। फलस्तीन तो फिर भी बेटर ऑफ है, उनकी तो कोई लोग बात करते हैं। ये तो अफगानिस्तान से बदतर हो रहा है, जिस तरह से वहाँ बुलडोजर लेके लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। जो आपने 2019 को किया वो नाजायज किया, जिससे हमारा आपके साथ ताल्लुक था। जब आपने उस ताल्लुक को ही नाजायज करार दिया तो फिर आप कौन हो? G20 करें या बेशक करें, मगर यहाँ के नौजवानों की पकड़ दकड़ क्यों शुरू? हमारे नौजवान जेलों में क्यों हैं? अगर आपने उन पर केस चलाना तो केस चलाइए, गवाह को पेश कर लीजिए, वो भी नहीं करते। कुछ में एक अनफॉर्चुनेट बहुत ही बुरा वाकया पेश आया। पता चलना चाहिए कि इतने सिक्योर्ड एरिया में जहां फौज का इतना बड़ा दबदबा है, ज्यादा दबदबा है, ये कैसे हुआ? आज आम कश्मीरी जो है अपनी दिनचर्या कर रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है। स्कूल जो में बच्चे जा रहे हैं, कोई पत्थरबाजी नहीं है, आतंकवाद के ऊपर अंकुश लगा हुआ है। क्या ये जेल में होता है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ रहे हैं। रविंद्र शर्मा, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। फारूक इंकलाबी, जो कि पीडीपी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही मुजफ्फर खान, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। और अमित रैना, कश्मीरी पंडित हैं, जो कि हमारे साथ सीधे जुड़े हैं। पहला सवाल हम सबसे पहले लेंगे यहां पर फारूक इंकलाबी से। फारूक जी, ये कैसा बयान है? जम्मू कश्मीर जो कि जब से 370 वहां पर हटा है तब से हालात बेहद सामान्य हुए हैं, लेकिन आपकी नेता को ग्वांतानामो खाड़ी जैसे हालात दिख रहे हैं। आपको पता है ग्वांतानामो के हालात कैसे हैं जेल में? 370 और 35 के एब्रोगेशन के बाद जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं, आप और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात जो हैं वो सामान्य हुए हैं। लेकिन अगर यहाँ के हालात ठीक हैं, अगर यहाँ के हालात बेहतर हैं, तो फिर ये जो पुंछ में इतना बड़ा हादसा पेश आया, ये कैसे आया है? मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ और आपसे भी मेरा ये सवाल है। आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हैं। फारूक इंकलाबी, ग्वांतानामो कैसे है? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। पहले आप बताइए, ग्वांतानामो खाड़ी से तुलना कैसे कर सकते हैं आप जम्मू कश्मीर की? देखिए, आपका और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का तमाम का सवाल जो है वो लगभग एक जैसा ही है। फारूक इंकलाबी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ग्वांतानामो खाड़ी कैसे है जम्मू कश्मीर? आप कैसे ग्वांतानामो से तुलना कर सकते हैं? आपको पता है ग्वांतानामो में क्या होता है? आज की डेट में जम्मू कश्मीर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने एक तरीके से एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक लेबोरेटरी जो है वो बना करके रखा हुआ है।
2019 के बाद जितने बड़े बड़े हादसे यहाँ पे पेश आए, जैसे ढांगरी का हादसा हुआ है, अभी पुंछ में हुआ है, बहुत सारे इस तरीके के हादसे जम्मू कश्मीर में पेश आए जो नहीं आने चाहिए थे। बहुत बड़े अफसोस की बात है कि फारूक इनकलाबी, आपकी नेता ने, महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया है, मैं कहिए एक बार पढ़कर आपको सुना दूं, या आप खुद जानते होंगे, वो ये कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर की स्थिति ग्वांतानामो खाड़ी से भी बदतर हो चुकी है। साथ ही G20 को लेकर जिस तरह का वो बयान दे रही हैं, क्या आपको लग रहा है जो हालात बदल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उससे आप लोग बेचैन हो रहे हैं, आपकी राजनीतिक जमीन खोती जा रही है? देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो स्टेटमेंट दिया है, उनकी स्टेटमेंट का मतलब और मकसद वाहिद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, यहाँ के नौजवानों को आप अगर जेलों में बंद रखते हैं, यहाँ की लीडरशिप को, यहाँ की क़यादत को, पॉलिटिकल लीडरशिप को आप जेलों में बंद रखते हैं और बाहर से लोगों को ला करके G20 करवाते हैं, तो उसका कोई मकसद नहीं है। फारूक इनकलाबी, आप G20 पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? पूरी दुनिया भारत की तारीफ कर रही है, आप तो पाकिस्तान की भाषा नहीं बोल रहे हैं। फिर पाकिस्तान G20 का विरोध कर रहा है। हो सकता है पूरी दुनिया तारीफ करती हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग तो फारूक इनकलाबी, जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न हिस्सा है और भारत का हर एक नागरिक भारत के लिए हमेशा खड़ा रहेगा। मैं अजय आलोक के पास चलता हूं। अजय आलोक जी, जिस तरह के सवाल महबूबा मुफ्ती यहां पर उठा रही हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्या जम्मू कश्मीर को जंजीर बना दिया गया है, जेल बना दिया गया है? विशाल जी, दो पार्टियां हैं जिनको जम्मू कश्मीर हमेशा जेल लग रही है 370 हटने के बाद, खुल के, और परोक्ष रूप से एक पार्टी है जिसको भी जेल लग रहा है लेकिन वो बोल नहीं रहे, वो छुप के। जो खुल के बोलने वाली पार्टी है जिसको जेल लग रहा है, वो PDP मुफ्ती जी की पार्टी, और दूसरी NC नेशनल कॉन्फ्रेंस, और छुप के बोलने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी। इन्हीं तीनों पार्टी ने 70 साल, इन्हीं तीनों पार्टी का 70 साल का इतिहास रहा है कि जम्मू कश्मीर हमेशा डिस्टर्ब रहा। इन्होंने पीस कभी आने नहीं दिया। परिवार की सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके परिवार को मजबूत करने में तीनों परिवार लगा रहा, जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। और आप महबूबा मुफ्ती जी से क्या उम्मीद करेंगे? जब मुख्यमंत्री रहते हुए बीजेपी के साथ सरकार चला रही थी, वो सरकार इसीलिए गई कि जब बुरहान वानी के बड़े भाई इरफान वानी की एनकाउंटर में हत्या हुई थी, उसको तक कॉम्पनसेशन दे दिया, जो कि नागवार गुजरा। क्योंकि राजनीतिक स्थिरता का यह मतलब नहीं होता कि देश बेच देते। राजनीतिक स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि हम देश को गिरवी रख दें, देश बेच दें। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनसे किनारा कर लिया, और आज नतीजा यह है कि जम्मू कश्मीर की जनता और अवाम इनसे किनारा करते जा रही है। ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में लड़कों को ठूस ठूस के जेल में बंद किया जा रहा है, पुलवामा पे घटना पे सवाल उठाते हैं। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। ऐसे इस देश में रह के इस देश की जड़ों को खोखला करने के लिए ये लोग बैठे हुए हैं। और अब जब कश्मीर में स्थिरता आ रही है, कश्मीर का मौसम बदल रहा है, तो इनको पच नहीं रहा है। G20 में जब आएंगे विश्व भर के देश, वहां पे 3 दिन का सम्मेलन होगा, तो कश्मीर की क्या खूबसूरती जाएगी, कश्मीर का क्या पिक्चर जाएगा देश में, अब पूरे विश्व में, वो सोच सोच के छाती पे सांप लौट रहा है, और कोई बात नहीं है। और इसीलिए ये लोग माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अजय आलोक, मैं एक बार अमित रैना से सवाल ले लेता हूं, क्योंकि कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, ये ज्यादा बेहतर बता पाएंगे क्या हालात है। अमित रैना, आप बताइए, जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटी है, कैसे हालात हैं जम्मू कश्मीर के फिलहाल? और क्या जिस तरह के आरोप महबूबा मुफ्ती लगा रही हैं उसमें कुछ दम है, या फिर ये सियासी पिच बना रही हैं? अमित रैना। नहीं, देखिए महबूबा मुफ्ती जी की राजनीति ही कश्मीर के डिस्टर्बेंस पे चलती है, और ये मुफ्ती परिवार की है। चाहे वो 1986 के कश्मीर के दंगे रहे हो हिंदुओं के खिलाफ, 1990 में हिंदुओं का जाति सहार रहा हो, उसके बाद नाडीमर का मैसेकर रहा हो, 2008 में अमरनाथ यात्रा को लेकर फिर से सांप्रदायिक दंगों में स्टेट को धकेलना रहा हो, 2010 के दंगे रहे हों, बुरहान वानी के जो डेथ हुई है उसमें जाके कंपनसेशन करना, ये महबूब मुफ्ती की राजनीति रही है, ये PDP की राजनीति रही है। तो जो स्टेट नॉर्मल सी की ओर बढ़ता जा रहा है, जिसमें हालात बेहतर हो रहे हैं, बिल्कुल सामान्य नहीं है, मैं भी मानता हूँ, मगर बेहतर हो रहे हैं, बहुत बेहतर हुए हैं, वो उस स्टेट में महबूबा मुफ्ती की राजनीति खत्म हो जाती है। तो इसलिए उनके लिए बड़ा ही आवश्यक है कि वो, देखिए राजनीति उनकी क्या, उनकी राजनीति है सांप्रदायिक दंगे करवाना, अलगाववादियों का समर्थन करना, आतंकवादियों का समर्थन करना। ये वो राजनीतिक हैं जो अपने बहन के किडनैपर के लिए आंसू बहाती हैं, यासीन मलिक के लिए।
ये वो व्यक्ति हैं जो सैयद अली शाह गिलानी, जो सबसे बड़ा किलर था जम्मू कश्मीर का, उसके मृत्यु पर जाकर मातम मनाती है। तो पीडीपी की राजनीति ही कश्मीर के डिस्टर्बेंस पे रही है। और अगर अमित रैना कह रहे हैं पीडीपी की राजनीति कश्मीर के डिस्टर्बेंस पे रही है, मैं चलता हूं रविंद्र शर्मा के पास, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए। रविंद्र शर्मा जी, महबूबा मुफ्ती के बयान पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? आज जम्मू कश्मीर में जब G20 का आयोजन होने जा रहा है, दुनिया भर के देश वहां पर पहुंचेंगे, उनके प्रतिनिधि पहुंचेंगे, 370 के बाद से हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में महबूबा मुफ्ती के बयान पर आपकी प्रतिक्रिया क्या उनका बयान सही है या गलत? रविंद्र शर्मा। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहता हूं कि अभी चंद साल पहले वो इसी पीडीपी के साथ गठबंधन में थे और उस वक्त भी उनके स्लोगन सेल्फ रूल जो है वो कैसे इन्होंने एक्सेप्ट किया, वो अभी देश को ये समझा नहीं पाए कि क्या मजबूरी थी कि सत्ता के लालच में ये उसी पार्टी के साथ जिनके खिलाफ ये वोट मांगते रहे मैंडेट लिया कि बाप बेटी की सरकार को रोकना है। रविंद्र जी, अब तो उनका गठबंधन टूट गया। मेरा सवाल आपसे ये है कि महबूबा मुफ्ती ने जो बयान दिया वो सही है या गलत? कांग्रेस क्या सोचती है? मुराद वानी का जहाँ आपने जिक्र किया उस पर भी भाजपा के डिप्टी सीएम का क्या बयान था, जरा इनको भी याद दिला दीजिए। बाकी आज के हालात की जहाँ तक चर्चा है, ये ठीक है, 2019 के बाद कई डायमेंशन जो है वो ऐड हुई है, सिलेक्टिव किलिंग्स हुई हैं। कश्मीरी पंडित 5500 जो मुलाजिम पिछले 10 सालों में गए थे, जम्मू के मुलाजिम वहाँ थे, वो सारे आज जम्मू में भाग करके उनको वापस आना पड़ा। इसलिए एक तरफ सरकार के दावे है कि हालात बहुत बेहतर हैं, बिल्कुल काबू में है, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की सिलेक्टिव किलिंग इस साल में हुई और 1990 के बाद ये हालात घटनाक्रम है, आतंकवादी घटनाएं भी हो रही हैं। रविंद्र जी, ग्वांतानामो खाड़ी पर जो बयान आया है कि जब महबूबा मुफ्ती का कि जम्मू कश्मीर के हालात ग्वांतानामो खाड़ी से भी बदतर है, इस पर आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। महबूबा मुफ्ती के बयान पे उनकी पार्टी बताएगी, लेकिन मैंने आपको ये कहा कि ये हालात जिस तरह से बताया जाता है उस तरह के हालात बिल्कुल बेहतर नहीं है, लेकिन अगर बेहतर होते तो 5 साल में चुनाव क्यों नहीं हो सके? डॉक्टर अजय आलोक जवाब दीजिए। डॉक्टर अजय आलोक, 5 साल में आप चुनाव नहीं कर पा रहे, अगर आप कहते हैं हालात बहुत अच्छे हैं तो मैंने आपके बीच में धरपकड़ तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि धरपकड़ भी है और किलिंग्स भी है। रविंद्र जी, आपने सवाल उठाया, मैं अजय आलोक का जवाब लेता हूं, फिर मैं आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता के पास चलता हूं। अजय आलोक, जवाब दीजिए। रविंद्र जी ने मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं सुना कि राजनीतिक स्थिरता के लिए हमने सरकार बनाई थी, तो इसका यह मतलब नहीं कि हम देश को बिक जाने दें या देश को गिरवी रखें। जब वैसी नौबत आने लगी कि टेररिस्ट को कॉम्पनसेशन मुख्यमंत्री देना शुरू कर दे इस देश में, तो ऐसी सरकार में रहने का कोई फायदा नहीं है। हमने सरकार से अलग किया, सरकार को गिरा दी। एक हिम्मत आप में कभी नहीं थी कांग्रेस पार्टी को। मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में एक बात और कहा था विशाल जी, कि दो पार्टियां खुले तौर पे अलगाववादियों का, टेररिस्ट मूवमेंट्स को और घाटी में डिस्टर्बेंस को सपोर्ट करती हैं, वो है एनसी और वो है पीडीपी, और एक पार्टी छुप के सपोर्ट करती है, वो है कांग्रेस पार्टी। आज रविंदर जी कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं, ये नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद सबसे पहले कश्मीर के बॉर्डर पे राहुल गांधी से गले कौन लगा था साहब? यही महबूबा मुफ्ती थी ना। उस वक्त आपकी दोस्ती अचानक कैसे हो गई? तब आज हमें सिखा रहे हैं कि 2 झंडा 2 संविधान, गले लग के, और राहुल गांधी को इस देश का नेता और विपक्षी नेता का एकता का सूत्रधार बताने वाली यही महबूबा मुफ्ती अचानक आपके सुर बदल गए। ये होता है राजनीतिक करवटें लेना, इसलिए हमें मत सिखाइए। कांग्रेस पार्टी का इक्वल योगदान रहा है जम्मू कश्मीर को खोखला करने में, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की नीतियां हो, चाहे शेख अब्दुल्ला वाली इतिहास निकाल के देख लीजिए। कभी उनको जेल में रखते थे, कभी जेल से बाहर निकालते थे, रख के जेल में रख के फिर पावर देके, फिर पैसा देके, एक लाइन से आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की स्थिति को खराब किया। 1990 में जब हिंदुओं की मास किलिंग हो रही थी, उस वक्त भी आप शांत रहे। 88-89 राजीव गांधी शांत रहे, नहीं कश्मीर में कुछ नहीं करना है, कश्मीर में कुछ नहीं करना है। आप लोगों के कारण, आप लोगों की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर का ये हाल हुआ, और आज जब हालात सुधर रहे हैं तो वो आप लोग से पच नहीं रहा है। रविंद्र शर्मा, जवाब दीजिए, फिर मैं चलता हूं मुजफ्फर खान के पास। रविंद्र शर्मा, जल्दी से। आलोक जी की याद के लिए कि बुरहान वानी की हत्या के बाद जब महबूबा मुफ्ती ने आंसू बहाए थे, तो आपके डिप्टी सीएम ने कहा था कि हमें पता होता कि बुरहान वानी वहां है तो हम ये एनकाउंटर नहीं करते। वो ऑन रिकॉर्ड है, देख लीजिए। पहली बात। ये महबूबा मुफ्ती ने कहा था। आपके डिप्टी सीएम निर्मल सिंह जी ने भी कहा था कि हमें पता होता हम एनकाउंटर नहीं, ये हादसा नहीं करते। ये और रिकॉर्ड है और ये मीडिया एंकर आपको बता सकते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस ने टेररिज्म पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सबसे अगर विक्टिम रही है कोई, कांग्रेस पार्टी रही है। तीनों मेन पार्टीज
आज भाजपा के कुछ नेता भी जरूर शिकार हुए होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक तरफ पाकिस्तान है, उसको अलग थलग करना है। जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टीज को आप दरकिनार करके आतंकवाद से नहीं लड़ सकते। और ये भी मैं बता दूं कि आप अगर इतिहास देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला उस वक्त खड़े थे। शेख अब्दुल्ला भी देश के लिए खड़े थे, उन्होंने पाकिस्तान के अच्छा रविंदर जी आप कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं, आप जो कह रहे हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे ये है कि महबूबा मुफ्ती का फिर ग्वांतानामो बनाने का बयान कैसे सही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? क्यों महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान दे रही है? क्या इससे पाकिस्तान का एजेंडा आगे नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल, मैं कहता हूं कि किसी हमारे देश के किसी हिस्से की कोई तुलना कहीं बाहर हो, उसका मैं अप्रूव नहीं करता, लेकिन ये भी मैं तो आप इस बयान की निंदा कर रहे हैं रविंदर शर्मा जी, आप महबूबा मुफ्ती के बयान की निंदा कर रहे हैं। सुनिए, मैं कहता हूं कि मैं उस बयान को उस हद तक अप्रूव नहीं करता, लेकिन ये भी नहीं अप्रूव करता कि यहाँ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी रविंदर जी सीधा सर आप रविंदर जी आप काफी अनुभवी हैं, काफी पुराने नेता हैं, सवाल का एक सीधा सा जवाब होता हाँ या नहीं। आप महबूबा मुफ्ती ने जो जम्मू कश्मीर की तुलना ग्वांतानामो से की है उसकी निंदा करते हैं या नहीं? देखिए, मैं उनके इस बयान से सहमत नहीं हूं, लेकिन चलिए आप सहमत नहीं है। रविंदर शर्मा जी ने कहा, मैं चलता मुजफ्फर खान के पास। मुजफ्फर खान जी, विशाल जी, मुजफ्फर खान जी आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता हैं, आपको क्या लगता है भाई 2014 के पहले की तस्वीर हमने देखी है जम्मू कश्मीर में, किस तरह की पत्थरबाजी होती थी, किस तरह की तस्वीरें आती थी, कुछ तो हालात बदले हैं। फिर महबूबा मुफ्ती कैसे बयान दे रही है? आज तो हम कोई पत्थरबाजी नहीं देख रहे हैं। मुजफ्फर खान, आप एक काम करो, अगर पत्थरबाजी भी नहीं है, हालात बिल्कुल दुरुस्त हैं, टेररिज्म ख़त्म हो गया है, दो चीज़ों का जवाब आप बीजेपी वालों से लेकर मुझे दे दो। पहली बात तो ये कि फिर इतनी बड़ी फोर्स, पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्स की यहाँ ज़रूरत क्यों है? दुनिया का सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड आर्मर्ड फोर्सेस एरिया जम्मू कश्मीर है, फिर ये फोर्स क्यों है? ये तो तब पता चलेगा जब इस फोर्स को आप वापस बैरक में भेजोगे, उसके बाद अगर कोई हालात ठीक लगे तो हम कहेंगे। आज की डेट में 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार आप प्लीज बोलिएगा नहीं बीच में। मुजफ्फर खान साहब, मैंने आपको नहीं टोका, आप मुझे जवाब दीजिएगा बाद में। मुजफ्फर खान साहब, जवाब दीजिएगा। खान साहब, मैं एक छोटा सा सवाल ऐड ऑन कर रहा हूं, इतना नाराज नहीं होते हैं। देश की सेना आपकी सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए जम्मू कश्मीर में है। भाई किसकी सुरक्षा के लिए है? सुरक्षा पूरे मुल्क की करनी है, जम्मू कश्मीर के लिए सुरक्षा सेना कर रही है, मुल्क की सुरक्षा हमारे जांच एजेंसियां कर रही है, जो हमारी अलग-अलग मुल्क में फौज नहीं है, अपनी फौज तो आपने जम्मू कश्मीर में रखी है, क्यों रखी है? अरे भाई, अगर आप उधर से आप कहते हो हालात ठीक हैं, कोई टेररिज्म, या तो फिर आपको अपने लोगों पे शक है। मुजफ्फर खान, दूसरी बात, आपके जीवन के साथ क्या तकलीफ हो रही है? भरोसा है या नहीं? एक फौजी आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुजफ्फर खान, आपको सेना पर भरोसा है या नहीं? भाई सुरक्षा के लिए आपने बॉर्डर पे खड़े रखो ना, शहरों में क्यों रखा है उनको? फिर अगर आप कहते हो हालात ठीक हैं, अब दोहरा मेयार क्यों है? या तो कहो कि हालात ठीक नहीं है, हमने इसलिए फौज रखी है। आप कहते हो हालात ठीक है, अगर हालात ठीक है तो फौज की कोई जरूरत नहीं है। मुजफ्फर खान, आपको सेना पर भरोसा है या नहीं? दूसरी बात, 5 साल तक आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? 5 साल तक आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा पाए? मुजफ्फर खान, रिप्रेजेंटेटिव क्यों नहीं दे पाए? लोग अपने नुमाइंदे चुनते। आपको सेना पर भरोसा है या नहीं? मैं आपके सवालों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता से लूंगा, लेकिन आप पहले मेरे सवाल का जवाब। तो बात ही कोई नहीं है। मैंने कहा कि भरोसा नहीं है, मैं वही पूछ रहा हूं। मैंने ये थोड़ा कहा भरोसा नहीं है, मैं वही पूछ रहा हूं। फौज, सेना आपकी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए मौजूद है वहां पर, आप कैसे हटने के लिए कह सकते हैं? इसका मतलब हालात ठीक नहीं है। मुजफ्फर खान, आज कहां पत्थरबाजी हो रही है? हालात ठीक नहीं है। मुजफ्फर खान, आप मुझे एक तस्वीर बताइए जहां आज कश्मीर में पत्थरबाजी हो रही है, बताइए। अरे भाई, मैंने कहा ना यार, अगर आप कहते हो कि पत्थरबाजी भी नहीं है, मिलिटेंसी भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हो? फिर फौज को वापस बैरक में क्यों नहीं भेज रहे हो? चलिए, मैं डॉक्टर अजय आलोक से जवाब देता हूं। डॉक्टर अजय आलोक, आपकी पार्टी के नेता बार बार कह रहे हैं हम चुनाव कराएंगे, लेकिन चुनाव में देरी क्यों हो रही है? डॉक्टर अजय आलोक, चुनाव अपने तय समय पे ही होंगे। सरकारें चुनाव नहीं करवाती है, चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव कब करवाने हैं। सरकार पूरी तरह से तैयार है, जब अपने समय पे नियति से चुनाव होंगे। मुझे ये बताइए जरा कि जम्मू कश्मीर लद्दाख भारत का, एक मिनट सर सुनिए, भारत का गेटवे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। हमारे उस गेट के दूसरी तरफ है पाकिस्तान और चीन।
सेना इनके लिए रखी गई है, तकलीफ सेना से आपको है। बैकअप फोर्स इसीलिए शहर में रहता है हर जगह, तकलीफ आपको है सेना से। उसके लिए बॉर्डर पे होती है। क्या आपको लगता है कि हम जम्मू कश्मीर, चीन और पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दें, तब मुजफ्फर खान बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान से आना जाना बहुत आसानी हो जाएगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, बहुत इंकर्शंस बहुत आराम से होंगे। जितने और आतंकवादी छुप छुप के आएंगे, विदेशी आतंकवादी, उनको आना जाने के लिए फ्री रास्ता दे दिया जाए, ताकि फिर से रोज श्रीनगर में बॉम्ब ब्लास्ट हो। आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं ना, क्योंकि इसी व्यवस्था की आदत हो गई है 70 साल से। ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी, ये व्यवस्था बदल गई है। दूसरी बात विशाल जी, मुझे ये आश्चर्य हुआ ये देख के कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि घाटी की मेन स्ट्रीम पार्टियों को अलग करके आप नहीं कर सकते हैं। मतलब कांग्रेस अपने आप को मेन स्ट्रीम की पार्टी भी नहीं मानती है जम्मू कश्मीर में। ये दिन आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मेन स्ट्रीम की पार्टी मानती है, जम्मू की भी मानती है, कश्मीर की भी मानती है। चुनाव होगी, हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जम्मू कश्मीर की जनता का पूरा समर्थन हमें मिलेगा। आप लोग की राजनीति धीरे धीरे वहां से खत्म होती जा रही है, क्योंकि अलगाववादी ताकतें और टेररिस्ट ताकत जिनके बल पर आप इलेक्शन को शैम करते थे, रिग करते थे, उनको चुन चुन के हम जेल के अंदर डालेंगे और पकड़ेंगे ऐसे ऐसे लोगों को जो भ्रष्टाचार करके करोड़ों अरबों रुपए अपने घर में बैठे हुए हैं। इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, आंच सब पे आएगी, जांच की आंच, और उसी जांच की आंच से बचने के लिए हाय तौबा ये मचाया जा रहा है। चलिए, डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं समय पर चुनाव होंगे, चुनाव आयोग तय करेगा। मैं फिर से एक बार फारूक इंकलाबी के पास चलता हूं, पीडीपी के नेता जुड़े हुए हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। फारूक इंकलाबी, मेरा सवाल आपसे यही है, आपके नेता जो G20 को लेकर बयान दे रही हैं, क्या आपने थोड़े दिन पहले पाकिस्तान जिस तरह से हाथ पैर मार रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से परेशान है कि जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो रहा है, क्या आपकी पार्टी के नेता कहीं ना कहीं पाकिस्तान का एजेंडा आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से ये जवाब चाहते हैं कि जब G20 की बात आती है तो आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल बेहतर हैं। जब यहाँ के लोग, यहाँ की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ये डिमांड करती हैं कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक वापस दे के, रियासत का दर्जा दे के यहाँ पे इंतखाबात करवाएं, इलेक्शन करवाएं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि अभी हालात जम्मू कश्मीर में ठीक नहीं है। फारूक इंकलाबी, आपको तो खुश होना चाहिए। फारूक इंकलाबी, मैं आपके सवाल का जवाब दोनों लोगों से लूंगा, बीजेपी से, कांग्रेस से भी, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में G20 का आयोजन हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन हो रहा है, आपके जो युवा हैं उनको बहुत सारे मौके मिलेंगे, आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आप इस पर दूसरे तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्यों? जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज G20 के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम इस बात के खिलाफ हैं कि अगर यहाँ पे G20 हो सकता है तो यहाँ पे इलेक्शन क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पे डेमोक्रेसी को पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं है। यहाँ पे अफसरशाही क्यों है, डिक्टेटरशिप क्यों है? यहाँ पे सिंगल एक आदमी LG जो है वो जम्मू कश्मीर को चला रहा है। भाई फारूक इंकलाबी, उन्होंने जवाब तो दिया अजय आलोक ने कि चुनाव आयोग तय करेगा, सरकार तैयार है चुनाव कराने के लिए, चुनाव आयोग को तारीखें तय करनी है, लेकिन G20 को G20 को लेकर इस तरह का बयान क्यों दिया जा रहा है? आज की डेट में चुनाव आयोग जो है, मैं सीधे लफ्जों में बात कहूंगा कि कहने में वो इंडिपेंडेंट है, खुद मुख्तार है, लेकिन आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी तब जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होंगे, ये पूरी दुनिया जानती है। फारूक इंकलाबी, आप खुश हैं G20 का आयोजन जम्मू कश्मीर में हो रहा है? मेरा सीधा सवाल है, आप खुश हैं? बिल्कुल हो। G20 जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन उससे पहले यहाँ पे इलेक्शन हो, यहाँ की जो लीडरशिप है जो G20 का आयोजन तो ये मई में होने जा रहा है, अगले महीने होने जा रहा है, उससे पहले चुनाव कैसे संभव होगा? फारूक इंकलाबी, गुजरात की जेलों में बंद है, पंजाब की जेलों में बंद है, जम्मू, कठुआ, उधमपुर की जेलों में जो हमारे नौजवान बंद हैं, जो हमारे सियासी कायद बंद हैं, इंजीनियर रशीद साहब की तरह, जो 2, 3, 4 बार MLA रह चुके हैं, इनको भी रिहा किया जाए, जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा। चलिए अमित रैना, आप इस पर थोड़ा सा, अमित रैना, मैं आपसे जवाब चाहूंगा। फारूक इंकलाबी जो बातें कह रहे हैं, इनकी बात में कितना दम है, कितना सच है, कितना झूठ है, क्या सच है? देखिए, अगर आप महबूबा जी का बयान देखेंगे और आज के नहीं सालों से बयान देखेंगे तो उसमें कहीं भी पाकिस्तान की निंदा नहीं होती, उसमें कहीं पे आतंकवादियों की निंदा नहीं होती। पुंछ को लेकर उन्होंने ये कहा कि हमें देखना चाहिए लैप्स क्या हुआ, उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान कैसे एक्टिव है उस रीजन में, उसको कैसे रोका जाए, ये बयान नहीं था उनका। आप कोई भी बयान देखें उनका एंटी इंडिया बयान होता है और प्रो पाकिस्तान बयान होता है। ये वो पार्टी है जो कहती है कि कश्मीर में डुअल रोल चलना चाहिए, कश्मीर में पाकिस्तान की करेंसी चलनी चाहिए। दूसरी बात ये कर रहे थे कि इतने फौजी क्यों हैं कश्मीर में।
अंग्रेजी की में कहावत है, कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। कश्मीर के हालात सुधरे हैं मगर पाकिस्तान नहीं सुधरा है। पाकिस्तान निरंतर लगातार प्रयास करता रहता है कि कश्मीर में कैसे हालात खराब हों, और उस प्रिकॉशन को लेकर आपको सिक्योरिटी फोर्सेस मेंटेन करनी पड़ेंगी। कश्मीर में देश भर में लोग रोते हैं कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के नंबर बढ़ा दो, हमारे पुलिस के नंबर बढ़ा दो। कश्मीर में आतंकवादी ही रो सकता है, आम जनता नहीं रोती है। क्योंकि मुझे अपने फौजी से क्या चिंता है, मुझे अपने फौजी से तो गर्व होता है कि मेरी सुरक्षा के लिए कोई खड़ा है। तकलीफ उसी को होती है जिसको चोरी करनी होती है कि मेरे घर के बाहर पुलिस वाला क्यों खड़ा है, मेरे पास एक सिक्योरिटी वाला क्यों खड़ा है। जिसको चोरी नहीं करनी होती है उसको सुरक्षा महसूस होती है। मुजफ्फर खान कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं अमित रैना, वो ये कह रहे हैं भाई किसी को क्या डर सेना से। मुजफ्फर खान देखें जी, मैं ये नहीं कहता कि सेना से मुझे डर है। बहरहाल जहाँ भी एक्सेस फोर्सेस होती हैं वहाँ एक्सेसेस भी होते हैं। जहाँ तक रहा पुंछ का मामला, मैं आपको सच बताऊँ, पुंछ में हमें जब ये पहली खबर आपके चैनलों के थ्रू मिली कि भाई वहाँ आसमानी बिजली से इतने नौजवान बेचारे जाँ बहक हो गए, तो हमें बहुत दुख हुआ। और उससे ज़्यादा दुख ये हुआ कि जब ये पता चला कि नहीं, ये आसमानी बिजली से नहीं, ये टेरर अटैक से हुए हैं। लेकिन उसके बाद जो वहाँ लोकल गांव के गांव जो थे वो उठा के उनको फिर टार्चर करना, उनको फिर मार कूट करके फिर वापस भेजना। पूछताछ तो होगी ना, अगर इस तरह की घटना होगी तो क्या पूछताछ भी ना करे पुलिस? बात सुनिए, पूछताछ अलग चीज है, टार्चर अलग चीज है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम एक टेरर अटैक को बहाना बना के पूरे इलाके को टार्चर करो, वो गलत बात है। मुजफ्फर खान, सेना के जवान शहीद हुए हैं, आपने सुना होगा, नहीं करेगी। पहले बात सुन लीजिए ना। आप सेना के मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन आप सेना के ऊपर सवाल मत उठाइएगा। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, बताइए। लोकल भाई सेना, अरे भाई मेरे सेना के ऊपर सवाल उठाने की बात ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तान ने गलत किया आप उसको पूछो। अब उसका मतलब ये तो नहीं कि सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आप क्या करोगे कि अपने ही लोगों पे इस्तेमाल करोगे, उनको उठा के ले जाओगे, टार्चर करोगे। एक आदमी ने वहां आपको पता खुदकशी की, जब उसको टार्चर किया पुलिस ने, वापस आया घर तो उसने खुदकशी कर ली। तो इस किस्म के जब हालात हो जाएंगे, मैं नहीं कहता कि जो इन्वॉल्व है उसको आप सजा दो, जो कानून कहता है उसको वो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद अब तमाम सिविलियन को, अब मुझे ये बताओ मुजफ्फर खान, मैं यहाँ का शहरी हूँ, तभी पता चलेगा ना कौन शामिल था, कौन इन्वॉल्व था, कौन जाकर पूछा जाए तुम्हारा आई कार्ड बताओ अपना। मुजफ्फर खान, तो उसका मतलब यह है कि पूरे लोगों को फिर आप क्या करो कि बंद कर दो। मुजफ्फर खान, ये तो पूरे लोगों को बंद कर दो, पता चलेगा ना कौन शामिल था कौन नहीं था। इसका तो सबूत आपके पास भी नहीं होगा, मेरे पास भी नहीं होगा। उसका तरीका, पुलिस की जांच का तरीका ये बिल्कुल नहीं है कि तुम पूरा के गांव उठा के ले जाओ और लोगों को टार्चर करो। चलिए मुजफ्फर खान, आप जो आरोप लगा रहे हैं, मैं अजय आलोक की प्रतिक्रिया लेता हूं। अजय आलोक, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पुलिस वहां पर टॉर्चर कर रही है। देखिए, आतंकवादियों से दो तरह के होते हैं। एक स्लीपर सेल होता है जो कि जम्मू कश्मीर में एक्टिव है, क्योंकि खुले तौर पे घूमने वाले आतंकवादियों को तो सेना, हमारी जांबाज सेना चुन चुन के मार रही है। और जो हमारे सेना के 11 जवान शहीद हुए हैं, उनको खोजने के लिए सेना अपनी पूरी ताकत लगाएगी, पुलिस अपनी पूरी ताकत लगाएगी, और जितने स्लीपर सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। अब उसके कारण अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ फारूक अब्दुल्ला जी के पेट में दर्द हो रहा हो तो ये देश उसका कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान से दवाई मंगवा लीजिए, वो दवाई आपको सूट करेगी। क्योंकि पुंछ हमला हुआ था तो शहीदों की शहादत के प्रति श्रद्धांजलि देने की जगह पहला डायलॉग निकला था फारूक अब्दुल्ला जी के मुंह से कि हमें पाकिस्तान से बात करनी होगी। सैनिकों के प्रति सांत्वना नहीं, सैनिकों के प्रति पीड़ा नहीं, उनकी शहादत के प्रति कोई इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, लेकिन पहले हमें पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, नहीं तो हालात नहीं सुधरेंगे। ये विचार है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान से क्यों बात की जरूरत है? जो इस तरह की घटना में, जो देश जो भारत के खिलाफ लगातार इस तरह की घटनाओं में पीछे हो, उससे क्यों बातचीत की जाए? मुजफ्फर खान, ये जो बीजेपी पार्टी की पॉलिसी है जम्मू कश्मीर में, मेरी एक चीज़ आप याद रखना, इट इज़ नीदर इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नॉर इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। आप जिस तरह के हालात क्रिएट कर रहे हो, आप तशद्दुद को इनवाइट कर रहे हो। जब आप अपने लोगों को एलिनेट कर दोगे, नाराज़ कर दोगे, जो लोग हमेशा फौज के साथ खड़े रहे, आज उन्हीं पर आप शक भी करते हो और उनको टार्चर भी करोगे, तो मुझे बताओ कल आपकी सपोर्ट में कौन उठेगा? ये हमें परेशानी इसकी नहीं है।
हाँ, हमें दुख है। मुझे बताओ, आप अपनी सिक्योरिटी और एजेंसीज के फेलियर को आप कहोगे नहीं हम इसका जवाब आप क्या करेंगे, सिविलियन को परेशान करके हम ध्यान उधर भटकाएंगे। बेसिकली इंटेलिजेंस फेलियर है ये। बॉर्डर से कैसे क्रॉस, पहले सुनिए बात, सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। आप जो बातें रख रहे हैं उस बात को पूरा समय दे रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल है पाकिस्तान से क्यों बात करनी चाहिए, इतने हितैषी क्यों है? जब आप रोक नहीं सकते हो बॉर्डर पे तो फिर तो बात करनी है। अगर आप रोक नहीं सकते, पाकिस्तान से कैसे बात हो सकती है ऐसे हालात में? 40 साल में आप रोक सके? पाकिस्तान से ऐसे हालात में कैसे बात हो सकती है? से तो बात ही कर रहे हैं। अब बात नहीं कर सकते हो तो रोको। 70 साल से तो बात ही कर रहे हैं, क्या फायदा हुआ उसका? रोको आप। चलिए तो फोर्स से रोको ना, रोक रहे हैं ना आप हमें बचाओ। जब फोर्स से रोक रहे हैं तो आप कहते हैं कि फौजी क्यों रखे हुए, रोक दिया है, आप कहते हैं फौजी क्यों रखे हुए, आप डिसाइड कर लीजिए क्या करना है। से लेकर आज तक आपके अगर आपके मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब 1979-90 में अपना काम करते तो आज स्टेट में ये नहीं होता। क्या किया? ये वो पार्टी है जिसने 70 आतंकवादियों को छोड़ दिया, जो पाकिस्तान से ट्रेन होकर आए 79 में। आप उनकी बात कर रहे हैं। आप हमें इस देश को सिखाएंगे कि कैसे कश्मीर का आतंकवाद संभालना है। आप लोगों ने जेके जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को जन्मा, आप सिखाएंगे। मकबूल भट्ट को हीरो आप मानते हैं, आप सिखाएंगे आप सिखाएंगे आप लोगों ने तबाही की। सिखाएंगे आतंकवाद से कैसे लड़ना। आपसे सिखा सकते हैं कि आतंकवाद को कैसे बढ़ावा दिया जाए, आतंकवाद को कैसे इस्तेमाल किया जाए अपनी राजनीति के लिए। चलाते हो, हिंदू मुसलमान करते हो, असल चीज की तरफ जाते ही नहीं हो। चलिए मैं एक बार रविंदर शर्मा के पास चलता हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा के पास चलता हूँ। रविंदर शर्मा जी, आदमी परेशान और हर आदमी इनसिक्योर। रविंदर शर्मा जी, क्या पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए जिस तरह की बात मुजफ्फर खान रख रहे हैं? कांग्रेस पार्टी का क्या पक्ष है? ये अजय लोग जी से पूछना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री बिन बताए लाहौर क्यों गए थे, और 10 साल अगर मनमोहन सिंह जी नहीं गए, हमने पाकिस्तान को जो है वो इस हद तक नहीं सर चढ़ाया। लेकिन शर्म एल शेख में क्या करके आए थे? शर्म एल शेख में क्या थे? वो देश के प्रधानमंत्री नहीं गए थे। देश के प्रधानमंत्री ये फैसला लिया कि हमने कहाँ गए थे? शर्म एल शेख में क्या साइन करके आए थे? वो मनमोहन सिंह जी शर्म एल शेख में क्या साइन करके आए थे, बताइए जरा। अमित रैना जी, आप 2 मिनट खामोश रहिए। रविंदर शर्मा जी, आप मुझे बताइए, पाकिस्तान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता कह रहे हैं, नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, कांग्रेस पार्टी इससे सहमत है या नहीं? आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपकी सरकार रही है। पांडे जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये नीति देश की मेन स्ट्रीम पार्टी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल वो वहां गए, और विपक्ष में तो कहते थे टॉक्स एंड टेरर कैन नॉट गो टुगेदर, लेकिन प्रधानमंत्री के बाद बनने के बाद वो गए और हम। रविंदर जी, उन्होंने प्रयास किया, लेकिन पाकिस्तान फिर से वो चीजें कर रहा है, तो पाकिस्तान से कैसे भरोसा किया जा सकता है? सवाल यही है ना। अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में कुछ कहे और सत्ता में कुछ करे तो उसको प्रयास कहा जाता है। रविंदर जी, पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए या नहीं? आप जवाब दीजिए। चाहता हूं, ये सरकार को तय करना है, लेकिन आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? रविंदर शर्मा जी, आपकी पार्टी का क्या पक्ष है? आपको देश की जनता देख रही है। सुनिए, देश की जनता को बताऊं कि अभी भी बिलाल भुट्टो जो उसामा बिन लादेन से कंपेयर करते थे प्रधानमंत्री मोदी को, उसको बुलाया गया है आपकी उसमें एससीओ के सभी देश के जो सदस्य हैं उनको उस तौर पर बुलाया गया। विदेश मंत्रालय ने इस बात को बिल्कुल साफ किया है, कोई द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं होने जा रही है। इसका जवाब अजय पांडे जी को देने दीजिए ना। विशाल पांडे जी, रविंदर शर्मा जी, मैं अजय आलोक से जवाब लूंगा, लेकिन मैं तथ्य आपके सामने रख रहा हूं। इसका जवाब मैं अजय आलोक से लूंगा, लेकिन मैं आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। गोवा में जो एससीओ की बैठक होनी है, उसमें सभी जो सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। मैं जानता हूं, लेकिन अगर कोई और आमंत्रित करता तो देश में बवाल होता। क्यों? जो उसामा बिन लादेन से आपके कंपेयर करते हैं प्रधानमंत्री को, उसको बुलाना जायज है, और आप वो कह देते हैं कि एससीओ की मीट है। किसने कहा कि G20 की मीट नहीं होनी चाहिए? लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जो हालात आप देश और दुनिया को बताते हैं वो जम्मू कश्मीर में नहीं है, और ये भी सही है। अरे पाकिस्तान से बात होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सवाल सीधा पूछा आपसे। चलिए, रविंदर शर्मा जी के पास शायद जवाब नहीं है, या फिर कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पा रही है 2014 के बाद से कि क्या रणनीति होनी चाहिए। मैं अजय आलोक आपसे जवाब लेता हूं। रविंदर शर्मा आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं बहुत सारे, आप जवाब दीजिए।
1990 में सेंटर में बीजेपी की समर्थक सरकार। रविंद्र शर्मा जी की क्या बात का जवाब दूं मैं, और कांग्रेस पार्टी की किस बात का? अब बीच में मत बोलिए रविंदर जी, जवाब तो सुनिए आपने जी। बिल्कुल सुनिए। अब इनकी बातों को, इनका तो सवाल ही नहीं बनता है। जब इन्होंने खुद कैंडिडेट एडमिशन कर लिया कि ये जम्मू कश्मीर की मेन स्ट्रीम पार्टी ही नहीं है, तो इनका मतलब क्या है? तो मान लिया कि न हम 3 में है न 13 में है। और मैंने आपको बोला था कि परोक्ष रूप से समर्थन करते हैं पीडीपी और एनसी का। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का अभिनंदन सबसे पहले गले लगा के महबूबा मुफ्ती ने ही किया था, ये पूरे देश ने देखा था। तो इनको क्या कहना है? हाँ, अभी ये कह रहे थे कि क्या रोक दिया, एनसी के हमारे मित्र कह रहे थे क्या रोक दिया। तो रोक दी सारी फंडिंग, वो फंडिंग जो आती थी सऊदी अरब से, वो फंडिंग जो आती थी कतर से, वो फंडिंग जो आती थी दुबई से, जो जितने तमाम तरह के फर्जी एनजीओ खोल के उससे टेररिस्टों को सप्लाई आप लोग देते थे, वो सारी फंडिंग तोड़ दी हमने। उसी का दर्द हो रहा है। अब वो एक बार पाकिस्तान से बातचीत शुरू होगी तो वो फंडिंग फिर शुरू हो जाएगी। तो ऐसा तो अब होने नहीं जा रहा है किसी हालत में। रविंदर जी, हर तरीके से चोट कर रहे हैं हम। रविंदर, चाहे वो फाइनेंशियल तरीका हो, चाहे वो सैन्य तरीका हो, चाहे वो सोशल तरीका हो। और जम्मू कश्मीर में आम आदमियों की मुस्कुराहट लौट रही है। नहीं विश्वास हो तो वहां के टूरिज्म का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। रिकॉर्ड टूरिज्म हुई है, रिकॉर्ड वहां पे राजस्व में बढ़ोतरी हुई है, बिजनेस बढ़ रहे हैं, वहां पे स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, बच्चे खुश हो रहे हैं, पढ़ाई हो पा रही है, हड़ताल नहीं हो रही है, पत्थरबाजी नहीं हो रही है, गलत शिक्षा नहीं दी जा रही है। चलिए, मस्जिदों से अजान, चलिए अजय आलोक आपने पक्ष रखा। मैं फारूक इंकलाबी के पास एक बार फिर से जाऊं, उससे पहले महबूबा मुफ्ती का एक बयान मैं आप सभी को सुनाना चाहता हूं। पुराना बयान है, इस बयान को सुनिए। कैसे वो कह रही हैं कि पीओके बेहतर है जेएनके से। अभी हम आपको ये बयान सुनाएंगे, लेकिन फारूक इंकलाबी आप इस पर जवाब दीजिए। आपकी नेता समय समय पर ऐसे बयान देती है, भाई पीओके तो हमारा ही है, भारत का ही है, वो आएगा हमारे पास। लेकिन इस तरह के बयान से आप क्या कहना चाहते हैं फारूक इंकलाबी? फारूक इंकलाबी जवाब दीजिए। देखिए पीओके आएगा हमारे पास, वही भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हम पूछते हैं कि आएगा कब। 2014 के बाद हम यही बात भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडर्स से सुनते आए कि चलिए, फारूक इंकलाबी के साथ कोई टेक्निकल दिक्कत आ रही है। मैं एक बार फिर से यहां पर चलता हूं। अमित रैना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित रैना, महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान लगातार देती रहती हैं, कैसे देखते हैं आप? क्या ये उनका पाकिस्तान प्रेम है? अमित रैना। नहीं, ये बिल्कुल पाकिस्तान प्रेम है। पाकिस्तान प्रेम ही नहीं है, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान फंडेड स्पॉन्सर्ड भी है। नहीं तो कोई भी सेन व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कभी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से बेहतर है। किसी भी मापदंड में बेहतर नहीं है, ना मानव अधिकारों के मापदंड पे, ना विकास के उस पे, ना एजुकेशन पे, ना इंफ्रास्ट्रक्चर पे। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के जो हमारे कश्मीरी भाई हैं, वो वहाँ से खून के आंसू रोते हैं कि हमें वापस हिंदुस्तान हमारा ख्याल क्यों नहीं रख रहा है, हमें वापस हिंदुस्तान में विलय कराइए। मगर ये अपनी पाकिस्तान की परिस्थिति के चक्कर में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के बारे में गुणगान करती हैं। ये विश्व जग जाहिर है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर का क्या हाल है। और महबूबा मुफ्ती वो है कि आप उनका कोई भी बयान ले लीजिए, उसमें आपको पाकिस्तान की निंदा कभी नहीं दिखेगी। जिस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने 2014-15 में, उस समय उन्होंने सबसे पहला धन्यवाद पाकिस्तान को किया। ये वो परिवार है। तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि आज जो महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि आज कश्मीर में बात नहीं करने दी जाती है, आज कश्मीर में गौतमाना बे बना हुआ है, ये कितना झूठ होता है, ये उसी से पता चल जाता है कि महबूबा मुफ्ती को इस बात को बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। और ये एक हमारी स्ट्रेंथ है, ये दुनिया को दिखाता है। आपने कई महत्वपूर्ण पॉइंट उठाए। मैं मुजफ्फर खान के पास एक बार फिर से चलता हूं। मुजफ्फर खान साहब, मेरा इस बार आपसे सवाल ये है, G20 का जो आयोजन जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, ये जम्मू कश्मीर के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है और आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है G20 को लेकर? खुशी की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर में अगर G20 के कुछ सेशंस हो रहे हैं, ये थ्रू आउट वर्ल्ड ऑन रोटेशन होता है G20 का, तो इस बार हमारी खुशकिस्मती है, हम इसको वेलकम करते हैं। देयर इज़
नो डाउट अबाउट इट, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट। चलिए मुजफ्फर खान, आप स्वागत कर रहे हैं। इस G20 को मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छी बात है। अब इसके हमें क्या बेनिफिट होंगे वो अलग चीज है, लेकिन बेनिफिट क्या होंगे उसका मुझे नहीं पता है। लेकिन फिर भी ये हमारे लिए इज्जत का मकाम है कि हमारी सबका रियासत जम्मू कश्मीर में G20 के 3 दिन का सेशन हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। लोग देखेंगे कश्मीर को, लोग समझेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसी G20 को आप बहाना बनाकर आप अगर कोई परेशानी क्रिएट करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात आपने कहा, मैंने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तान से बात ही करो। अगर आप बाई फोर्स पाकिस्तान को रोक सकते हो, टेररिज्म को बंद कर सकते हो, 2014 से लेकर 2023 तक आपके मजबूत सरकार है, 56 इंच का सीना भी है, ब्रूट मेजॉरिटी भी है आपके पास पार्लियामेंट में, उसके बावजूद भी हमारा एरिया पिछले 15 साल से पीसफुल है। पुंछ राजौरी, वहां भी टेररिस्ट एक्ट होना शुरू हो गए। वहां भी अगर इस किस्म के हादसे हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? हालात ठीक कहां हुए? हालात खराब हुए कि ठीक हुए? डॉक्टर अजय आलोक, हालात तो खराब हुए हैं। डॉक्टर अजय आलोक, आप अगर रोक नहीं सकते हो तो 2 ही तरीके हैं, या तो पाकिस्तान से बात करो या उसको बाई फोर्स रोको। बाई फोर्स भी आप रोक नहीं पाए 2014 से लेकर आज तक। चलिए मुजफ्फर खान, आपने जो सवाल खड़े किया, अजय आलोक का जवाब लेते हैं। अजय आलोक, देखिए ऐसा है कि मुजफ्फर जी के सुर फारूक जी के सुर से नहीं मिल रहे। फारूक जी ने कभी नहीं बोला कि बाई फोर्स पाकिस्तान को रोको। अब पाकिस्तान जानता है कि बाई फोर्स इंडिया चाहेगा रोकना तो कब रोक लेगा। और ये पुंछ हमला करवाया ही इसलिए गया था क्योंकि कैच 22 सिचुएशन में रोका आपको? G20 चल रहा है, बता रहा हूं, सुनिए। अगर जियो पॉलिटिक्स समझते हैं तो ये चाल थी कि अगर इंडिया रिटालिएट करेगा तो G20 चल रहा है, विश्व भर में क्या छवि जाएगी। समझा दो मुझे, और आप लोग की यही मंशा है, आप देश की छवि खराब करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, अपने घर की सियासत चमकाने के लिए। समस्या ये है, देश के बारे में नहीं सोचते हैं। आपको कोई मतलब नहीं है जम्मू से, आपको कोई मतलब नहीं है लद्दाख से। आप सिर्फ वो कश्मीर वैली है, कश्मीर वैली में उन भटके हुए नौजवानों की सेंटिमेंट्स का फायदा उठा के अपनी रोटियां सेकते हैं आप लोग। पाकिस्तान परस्ती करके इस देश में कुछ नहीं होने वाला है, ये समझ लीजिए आप। और वो दिन अब वापस नहीं आएंगे कांग्रेस वाले। पता चले जम्मू कितना, इसलिए बेहतर है कि भारतीय बन जाइए, भारतीय बन जाइए। पाकिस्तान परस्त बन के रहने का इस देश में कोई फायदा नहीं है। मुझे आपसे भारतीयता ले लीजिए मिस्टर, कि कांग्रेस का जमाना नहीं रहा, मैं भारतीय नहीं, नेहरू जी शेख अब्दुल्ला को ही पाल लेते थे, अब वो पालने का जमाना खत्म। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं भारतीय अगर हूं तो दिल से हूं। अब आपको बिल्कुल हिंदुस्तानी बन के रहिए, पाकिस्तान परस्त बन के रहने की इस देश में जरूरत नहीं है आपको। वाले भाई, सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं, सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं, सलाह दे रहा हूं कि पाकिस्तान परस्ती की इस देश में जरूरत नहीं है। पाकिस्तान परस्ती की इस देश में जरूरत नहीं है। आई एम अ लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, टॉक इन सेंस। You don't have a courage to look into my eyes. देखिए हम एक बार, आप कैमरे के सामने देख नहीं पा रहे हो और आप बात कर रहे हैं यहाँ पर। You don't have a courage to speak the truth. You are just falsifying the things. I'm just speaking the truth. To say me कि मैं I'm only speaking the truth. और सच जान के मिर्ची लग रही है आपको, और सच जान के मिर्ची लग रही है आपको। सर्टिफिकेट देने वाले। चलिए अजय आलोक ने कहा कि फोर्सिबली रोको पाकिस्तान को। किसी के बाप झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? मेरा भी है। फारूक अब्दुल्ला ने कब बोला पाकिस्तान को फोर्सिबली रोको? आपने झूठ क्यों बोला? सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला के लिए झूठ क्यों बोला? या आरएसएस के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत फारूक नहीं है। अब्दुल्ला के लिए झूठ क्यों बोला आपने? अपने लीडर के लिए झूठ बोला है। यहाँ खून दिया है जम्मू कश्मीर में। अरे भाई झूठ आप बोल रहे हो। फारूक अब्दुल्ला के लिए झूठ क्यों बोला? आपके नेता है ना फारूक अब्दुल्ला ने कब बोला पाकिस्तान को फोर्सिबली रोको? आप लोगों को गुमराह कर रहे हो। आपने टीवी पे बोला है पाकिस्तान को फोर्सिबली रोको, और नहीं रोक सकते हो तो बात करो। अरे भाई आप रोक सकते हो तो रोको। 2014 से किसी ने आपको रोका? आपके पास सारी पावर है, क्यों नहीं रोका? रोका ना तो दर्द किसको हुआ? बहुत पावरफुल हो, क्यों नहीं रोका? सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई तो दर्द किसको हुआ था? तब तो कह रहे थे कि कौवे मार के आ गए हम लोग। तुम और 10 स्ट्राइक करो ना, लेकिन रोको तो सही। उसके बाद क्या किया? अगर स्ट्राइक किया था आपने तो कहा था कि मुजफ्फर खान जी, फिर तो सबूत मांगे जाते हैं, फिर तो कई राजनीतिक दल खड़े हो जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, एयर स्ट्राइक के बाद की सबूत दिखाइए।
सबूत मांगे जाते हैं। खैर चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, फिर से फारूक इंकलाबी आपके पास आता हूं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो। बॉर्डर को मैनेज करने में कंप्लीटली फारूक इंकलाबी राजनीतिक विरोध अपनी जगह है, आप सियासी जमीन तलाश रहे हैं 2019 के बाद से, हम आपके इस दर्द को समझ सकते हैं, लेकिन इन सब के बहाने भारत में जो इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आपकी गलतफहमी है। मुजफ्फर खान आपसे सवाल नहीं, मैं फारूक इंकलाबी से सवाल पूछ रहा हूं। मुजफ्फर खान साहब, सियासी जमीन वही है, इलेक्शन करवाओ तो पता चलेगा। मुजफ्फर खान साहब, फारूक इंकलाबी से सवाल है। फारूक इंकलाबी, सियासी जमीन आप तलाशिए, सियासी पार्टी आपको अधिकार है, लेकिन उसमें भारत का विरोध तो नहीं दिखना चाहिए ना। G20 का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, आप सपोर्ट करिए, आपको तो खुशी खुशी आगे आना चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर की इस वक्त तक जो G20 होने जा रहा है कश्मीर में, उसके खिलाफ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी, बल्कि नहीं मैं आपसे एक बयान पढ़ के सुनाता हूं, इसके मायने क्या है। क्या ये माहौल नहीं बनाया जा रहा है? आपकी नेता ने बोला है प्रदेश में G20 आयोजन की तैयारी शुरू होने के बाद से सैकड़ों स्थानीय युवाओं को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है, लोगों को थाने बुलाया जा रहा है, दक्षिण कश्मीर के सैकड़ों युवाओं को जेलों में डाला गया है। जम्मू कश्मीर की स्थिति ग्वांतानामो खाड़ी से भी बदतर हो चुकी है। इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? भाई पाकिस्तान भी तो यही माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि G20 ना हो पाए, सफल ना हो पाए। देखिए, महबूबा मुफ्ती या कोई और लीडर माहौल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ये क्या साबित करना चाहते हैं कि हम एक तरफ G20 करवाने जा रहे हैं और दूसरी तरफ वहीं के मकामी नौजवानों को पकड़ दकड़ करके उनको जेलों में हवालात में बंद कर रहे हैं। तो अगर हालात इतने बेहतर हैं तो आप नौजवानों को क्यों पकड़ रहे हैं, उनको हवालात, उनको जेलों में क्यों भेज रहे हैं? महबूबा मुफ्ती साहिबा ने क्या गलत कहा है? हमारे नौजवानों का क्या ये राइट नहीं है कि वो खुलेआम घूमे, वो अभी इस मीटिंग में हिस्सा लें? फारूक इंकलाबी, जम्मू कश्मीर का युवा तो आज खुश दिखाई देता है। फारूक इंकलाबी कहाँ खुश है? आप इलेक्शन वहाँ पर्यटन बढ़ रहा है, जब पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ पर आमदनी होगी, लोगों की रोजी रोटी बढ़ेगी। मैं आपको चैलेंज करता हूं, फारूक इंकलाबी, अगर पर्यटन बढ़ेगा, देश के पर्यटक पहुंचेंगे, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक पहुंचेंगे, तो वहां की रोजी रोटी बढ़ेगी। 2023 है, 10 साल हो चुके हैं। फारूक इंकलाबी हमारे रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर गए, वहां पर लोगों से बात की, वो काफी खुश हैं कि इससे वहां का टूरिज्म बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो फिर आपको दिक्कत कहाँ है? जब बात अच्छी है तो आपको परेशानी कहाँ पर है? पार्टी से हमारी यही गुजारिश है, इलेक्शन करवाएं। जब आपको जीरो लीजिए, जब आपसे हम G20 पर सवाल पूछ रहे हैं, जब हम आप फिर इलेक्शन पर घूम कर आ जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को तंग ना किया जाए, पकड़ दकड़ ना की जाए, जेलों में उनको ना डाला जाए। आप झूठ बोल रहे हैं। अमित रैना, मौजूदा हालात बताइए, फिलहाल क्या है? नहीं ये फारूक इंकलाबी साहब कह रहे हैं कि लोगों को उठाए जा रहे, सैकड़ों के तादाद में उठा लिया लोगों को। मैं इनसे चैलेंज करता हूं कि 50 लोगों का नाम अभी बता दे उनके गांव के साथ जिन्हें पिछले 5 दिन में उठा लिया गया है। इनके पास वो लिस्ट भी नहीं होगी। ये सिर्फ बयानबाजी करते हैं अपने आका को बॉर्डर के पार खुश करने के लिए। अगर आपको इतनी चिंता है तो लिस्ट शेयर करिए कि हाँ, फारूक इंकलाबी नाम है क्या आपके पास? लिया है आपके पास, 10 लोगों के नाम नहीं होंगे। फारूक इंकलाबी आपके पास नाम है? किसको हिरासत में लिया गया है? देखिए, नाम फहरिस्त हमारे पास पूरी लिस्ट पढ़ के सुना दीजिए। अजय आलोक से हम जवाब ले लेंगे। वो वहां पर भाई उनके वहां पर फिलहाल LG का शासन है। फारूक इंकलाबी बताया है तो जम्मू कश्मीर के लोकल मीडिया ने बताया कि कितने लोगों को हिरासत में लिया है, डेली एक्सेलसियर में पढ़े हैं। अरे फारूक इंकलाबी, मैं आपको पूरा समय देता हूँ। फारूक इंकलाबी, आपका पूरा ये मंच आपके लिए मैं दे रहा हूँ, आप हमें नाम पढ़कर सुना दीजिए। तो पढ़े, इतना बड़ा अखबार है, इसका मतलब है डेली एक्सेलसियर, स्टेट टाइम, कश्मीर टाइम्स, वो झूठ बोल रहे हैं। फारूक इंकलाबी, आप नाम बताइए ना भाई। आपकी पार्टी की सबसे बड़ी नेता ये आरोप लगा रहे, तो उनके पास लिस्ट होगी, सूची होगी, किन किन युवाओं को पकड़ा है, उनके नाम बताइए। देखिए, महबूबा मुफ्ती साहिबा अगर कोई स्टेटमेंट देती हैं तो वो सोच समझ के देती हैं। अरे तो नाम बताने में क्या दिक्कत है फारूक साहब? कुछ तो डिटेल्स आई होगी आपके पास। फारूक साहब कुछ तो डिटेल्स होगी। बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा के पास पूरी डिटेल होगी। अगर उनके पास कोई सबूत, आपके पास क्या है? आपके पास क्या है? जो मेरी जानकारी है वो ये है कि डेली एक्सेलसियर, स्टेट टाइम, कश्मीर टाइम मैंने खुद पढ़ा है।
फारूक इंकलाबी, चलिए आप सीधा, आपके पास कोई लिस्ट नहीं है, आप हमें नाम नहीं बताना चाह रहे हैं। मैं अजय आलोक से इस पर जवाब लूं, लेकिन उससे पहले महबूबा मुफ्ती का एक बयान सुना देते हैं आपको। सीपैक एक सड़क है जो दूसरे कश्मीर के बीच में से गुजर के सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया जाती है। आपने कहा ऐसा मत करो, पर वो करेंगे, वो तो करेंगे, वो तो हमारे कहने से रुकेंगे नहीं। आप रुके क्या? 370 जब उन्होंने कहा मत करो, आप रुके क्या? आपने तब भी तबाही मचा दी यहां पर। मगर हमारा जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर वो खुशकिस्मत है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है उसका इस्तेमाल हो रहा है। वो फिर से गेटवे बनेंगे सेंट्रल और साउथ एशिया का। आप इस जम्मू कश्मीर के रास्ते क्यों नहीं खोलते हैं? भाई मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा फारूक इंकलाबी जी, पीओके कैसे खुशकिस्मत है? वहां तो रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, पीओके भारत का हिस्सा है, भारत में वापस आएगा, लेकिन वहां के लोग तो नाराज हैं। कैसे आपकी नेता बता रही है पीओके खुश है? फारूक इंकलाबी, देखिए आज की जो हालत है, पीओके में क्या हो रहा है मुझे उसकी खबर नहीं है, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, हमारे जम्मू कश्मीर में हो रहा है, बहुत बुरी हालत हमारे लोगों की है। यहाँ के हालात बहुत खराब हैं, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे महंगाई है। यहाँ चलिए फारूक इंकलाबी, में डॉक्टर अजय आलोक का जवाब लेता हूं। अभी तक तो फिलहाल हमें कहीं पत्थरबाजी नहीं दिख रही है, कैसे हालात खराब है ये मैं अजय आलोक से ही समझ लेता हूं। अजय आलोक जवाब दीजिए, सीधा आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि हालात खराब है, बेरोजगारी बढ़ रही है। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल हालात खराब हैं इन लोग के लिए, और इन लोगों के लिए हालात खराब रहेंगे, पेपर्स में इन लोग के लिए हालात खराब रहेंगे। फारूक इंकलाबी, आपको पूरा समय मिला, आने वाले डॉक्टर समय में भी जवाब आने दीजिए। राजनीतिक फारूक इंकलाबी, आपको पूरा समय दिया गया, आपसे 2 से 3 बार मैंने सवाल पूछे, अब डॉक्टर अजय आलोक का जवाब आने दीजिए। अजय आलोक, बिल्कुल हालात खराब है, इन लोग के लिए हालात खराब ही रहेंगे, अच्छे नहीं होने वाले, क्योंकि हम फंडिंग वापस शुरू नहीं होने देंगे इनकी। और बिल्कुल किसी भी हालत में आतंकवादी पोषक तत्वों को काबू में रखना हमारी प्रथम प्राथमिकता है, और यही वह सरकार कर रही है। और जहां तक रही ये जो कह रही है गेटवे खोल देने के लिए सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया का दरवाजा होगा, तो गेटवे खोलने की जरूरत नहीं है, वो जगह हमारी है। बहुत जल्द पीओके हमारा होगा। चलिए बहुत जल्द पीओके भारत का होगा, बीजेपी प्रवक्ता का कहना है। जल्दी से आखिरी में 30 सेकंड, रविंदर शर्मा प्रतिक्रिया दीजिए मौजूदा हालात पर आप। महबूबा मुफ्ती जी के ये बयान उस वक्त हैं जब बीजेपी उनके सरकार का हिस्सा थी। ये मत बोलिए कि कल तक जिसमें ये सत्ता में रहते हैं भाजपा के साथी, आज उनको देशद्रोही वो बोल रही हैं 370 हटा के आपने यहाँ विनाश कर दिया। ये बात आज हाल के स्टेटमेंट हैं रविंदर जी, और मैंने ये स्टेटमेंट सुनिए उनका। चलिए रविंद्र शर्मा में अमित रैना 30 सेकंड जल्दी से। अमित रैना जवाब दीजिए। अमित रैना आखिरी 30 सेकंड। नहीं देखिए ये अमित रैना, ये लोग अपने आप को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। अभी फारूक साहब कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती सोच समझकर बयान देती है। बिल्कुल सोच समझकर ही बयान देती हैं कि उनका राजनीतिक फायदा कैसे होगा, पाकिस्तान को कैसे वो बयान पसंद आएगा। समस्या ये है कि यहाँ पर आज के लिए इतना ही, आज के इस डिबेट में इतना ही।